हिंदी की डिजिटल पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम जिस चैनल के माध्यम से नियमित अध्ययन कर रहे थे, किसी कारणवश वो बंद हो चुका है और उसी नाम से, रामदेव कॉलेज के नाम से ही नया यूट्यूब चैनल अध्ययन के लिए मैंने शुरू किया है। आपकी कल हिंदी अनिवार्य की बोर्ड की परीक्षाएं हैं। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पूरा विश्वास के साथ कि आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे और यहाँ तक कि जो सपना है हमारा 80 में से 80 नंबर लाने का, उसे आप अवश्य सच करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने नियमित रूप से अध्ययन इस प्रकार किया है कि हमारे अंक बोर्ड परीक्षा में अधिकतम आएंगे। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पूर्ण मनोयोग से और तन्मयता से पेपर को पढ़ें। सबसे पहले ध्यान रखें, जैसे ही आपके पास पेपर पहुँचे आप उस पर रोल नंबर लिखें प्रश्न पत्र पे। उसके पश्चात कॉपी में अपने रोल नंबर लिखें, अंकों में शब्दों में लिख करके, माध्यम हिंदी ही लिखें। फिर प्रश्न पत्र को एक बार ध्यान से पढ़ें। कॉपी को भी अच्छी तरह देख लें कि कहीं से कटी फटी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अंदर से प्रश्न कटे फटे होते हैं और फिर जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो फिर तब कॉपी चेंज नहीं होती। कॉपी अगर चेंज करवानी हो, ऐसी कोई स्थिति हो, तो आप शुरुआत में देख लें उसे। इस प्रकार से आप प्रश्न पत्र की शुरुआत करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, बिना विचलित हुए और शांत मन से अपनी परीक्षा दें। आज हम एक बार पुनः उस पेपर की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आएगा। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही बोर्ड प्रश्न पत्र आता है परीक्षा में, और ब्लूप्रिंट जो हमने देखा कि 80 में से 80 किस प्रकार आए, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने प्री बोर्ड भी लिए थे। उसी का एक नमूना यहाँ पर है। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है वो पूर्णांक उसके 80 है। समय जो आपका 3 घंटे और 15 मिनट का दिया हुआ निर्धारित है। और अब देखिए, एक खंड ए में सबसे पहला है जो दिया हुआ है वो है गद्यांश। देखिए, ये गद्यांश दिया हुआ है यहाँ पे। इस गद्यांश को पढ़ करके फिर इस प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहला अपठित गद्यांश आएगा, आप ध्यान रखें, अपठित गद्यांश। और इस अपठित गद्यांश में 6 प्रश्न होंगे। सर्वप्रथम आप अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ें और एक बार पढ़ने के बाद फिर उसके प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद में उसके उत्तर देने से पहले शुरुआत में आप 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक ऊपर लिखे उत्तर 1 और फिर 1 से 12 तक क्रम से नंबर लगा दें। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो पहला प्रश्न होता है उसके सभी खंड के प्रश्न होते हैं, उन्हें एक ही जगह करना होता है। तो 1 से 12 तक आप नंबर लगा दें और 1 से 12 तक नंबर लगाने के बाद में जिस प्रश्न का जो उत्तर है, जैसे पहले प्रश्न का ए है और उसके अंदर ज्ञान लिखा हुआ, तो इस प्रकार से ए लिख करके ज्ञान लिख दें। और सभी प्रश्नों के अंक उत्तर यदि आपको आ रहे हैं तो एक साथ लिख दें। यदि नहीं आ रहा है तो उन प्रश्नों को जिसका उत्तर आ रहा है उसका लिख दें, नहीं आ रहा है उसका अंक लगा करके केवल छोड़ दें। जब आपको याद आए तब उसको लिख दें। इसी प्रकार ये गद्यांश का प्रश्न होता है। उसी प्रकार पद्यांश आएगा आपके कि ये अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़कर कर लेने को नीलकमल। तो जो इसका भी यही तरीका है, क्योंकि ये 12 तक है। देखिए, अंतिम प्रश्न 12 है, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की पूजा की थी, तो इसका उत्तर है ए, रावण को पराजित करने के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आप देखें, उसके पश्चात पहला प्रश्न 12 तक लिखने के बाद दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें भी देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 6 प्रश्न हैं। तो ये हमने लिख दिया उत्तर 2 और फिर ये नंबर लगा दिए 1, 2, 3, इसी प्रकार 4, 5 और 6। अगर रोमन अंकों में नंबर लगे तो रोमन अंक में लगाए, यदि
गिनती में लिखे हुए हो तो गिनती में लिखें, या ए बे से दे लिखे हुए तो जिस प्रकार से वहाँ लिखा हो प्रश्न उसी प्रकार से आप उत्तर में लगाएं। और देखिए पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। तो ये हमने इससे पहले भी चर्चा की, लिखित इकाई मौखिक इकाई की। तो मौखिक इकाई जैसे ही आया तो पहले में उत्तर हो जाएगा आपका ध्वनि। प्रश्न पुनः लिखने की जरूरत नहीं, केवल ध्वनि लिख दीजिए। दूसरा है सरकारी कामकाज में व्यक्ति भाषा को क्या कौन सी भाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज में जो भाषा होती है हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो दूसरा उत्तर है यहाँ पर उसको वो है राजभाषा। तो राजभाषा हमने लिख दी। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए कि गंगा में घर है, पंक्ति में शब्द शक्ति है। एक तो होता है गंगा पर घर और एक गंगा में घर। तो आप जानते हैं गंगा में घर नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। अर्थात व्यंग्यार्थ किया गया है कि घर समृद्ध है, संपन्न है, भरा पूरा है। तो शब्द शक्ति कौन सी आएगी, जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वह शब्द शक्ति होती है व्यंजना। इसी प्रकार जो चौथा प्रश्न है वो देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति में से अर्थ प्रकट होता है। किससे अर्थ प्रकट, तो व्यंग्यार्थ से अर्थ प्रकट होता है, आप जानते हैं। इसी प्रकार आगे है काली घटा का घमंड घटा। तो घटा घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग निकल रहा है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, कि यमक अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार साठानुप्रास में शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ वही रहता है। इसके पश्चात जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को भी आप उसमें भी यही स्थिति है, पूरे 11 दिए हुए। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ से 1 नंबर से लेकर के ये 11 प्रश्न है और एक एक अंक के प्रश्न है तीसरे प्रश्न के सभी। पहला जो पारिभाषिक शब्दावली का है कि 2 आपको अंग्रेजी के वर्ड दिए हुए होंगे, उनका हिंदी अर्थ लिखना होगा और हिंदी भी कार्यालय अर्थ लिखना होगा, उसका भावार्थ नहीं लिखना है। और जो दूसरा प्रश्न आएगा वो एक अंग्रेजी शब्द होगा जिसे आपको उसे हिंदी का शब्द होगा उसे अंग्रेजी में लिखना होता है। फिर आएगा आपका तीसरा प्रश्न, और ये तीसरा प्रश्न आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से आएगा कि डैश किसे कहते हैं। इसके लिए हमने आपके ग्रुप में PDF भेजी है, जो 15 से 20 शब्द हैं इस प्रकार के पारिभाषिक शब्दावली वाले, उन्हें आप विशिष्ट रूप से देख लें। फिर उसके बाद चौथा जो प्रश्न है, चौथे प्रश्न से लेकर के और आपके 90 प्रश्न तक, ये कुल 6 प्रश्न हो गए। और ये 6 प्रश्न आपके जो वितान पाठ्य पुस्तक है, वितान भाग 2, उसी में से लिए गए हैं, उस वितान पाठ्य पुस्तक में से आए हुए हैं। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है देखिए, वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। फिर है यशोधरा बाबू किशनदास को अपने घर में जगह क्यों नहीं दे पाए। पहला प्रश्न जूझ से लिया गया है, जूझ के जो उपन्यास है उससे, और दूसरा है सिल्वर वेडिंग जो लंबी कहानी उससे। फिर एन फ्रैंक का जन्म कब और कहाँ हुआ। मोहनजोदड़ो में अजायबघर में मिली क्या 4 सामग्रियों के नाम लिखिए। फिर वापस आ गया जूझ कहानी का नायक और यशोधर पंत वाला प्रश्न 2, यानी 4 पार्ट में से 4 प्रश्न आएंगे और उसके पश्चात 2 पार्ट के प्रश्न वापस रिपीट होंगे। फिर यहाँ पर जो आपका 10वां प्रश्न होगा वो काव्य में से एक कवि की 2 रचनाएं पूछी जाएगी। और आपके कुल पाठ्य पुस्तक में 10 कवि हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो 10 कवियों में से एक कवि की रचना जैसे पिछले साल पूछ ली बोर्ड में, एक मॉडल पेपर में आ गई, तो अब 8 कवि बच्चे हैं। तो 8 कवियों की रचनाओं को आप अच्छी तरह से याद करें। फिर है चार्ली चैपलिन का भारतीकरण। अभी ये एक प्रश्न इधर से आया 2 रचनाओं में से, और दूसरा प्रश्न उधर से आ जाता है जन्म के बारे में। पिछली बार भी ऐसा हुआ था बोर्ड की परीक्षा में कि दूसरी तरफ से पूछा गया था और वहाँ पर माधवी वर्मा के बारे में पूछा गया था, माधवी वर्मा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो यहाँ पर वो दूसरे जो गद्य भाग है उसमें जन्म और जन्मतिथि जरूर याद कर ले। तो ये 11 और 11 ध्यान रखें, 11 के 11 प्रश्न ही आपको एक ही स्थान पर करने हैं, उनके लिए स्थान परिवर्तन नहीं करना, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, अब प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 10 तक, 4 नंबर से 10 नंबर तक। तो कितने प्रश्न हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, अर्थात ये आपके जो यहाँ पर 7 प्रश्न है 2-2 नंबर के हैं। और इन 2-2 नंबर के प्रश्नों को अब यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं कि पहले चौथा करें या 5वां करें या 6ठा करें, जो अच्छी तरह आ रहा है उसको करें। लेकिन प्रयास यही रहे कि आप क्रम से ही करें, क्योंकि आपने वर्ष भर अध्ययन किया है तो ऐसी आशा की जा सकती है कि आपको सभी प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न आपके तैयार होंगे, तो आप उसे क्रम से ही करने का प्रयास करें। यहाँ पर जो 2 प्रश्न है, फीचर क्या है और फिर एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से आवश्यक गुण होते हैं, तो ये दोनों प्रश्न आपके अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्यपुस्तक में से आ गए। और एक आलेख लिखवाया जाएगा। आलेख का मतलब एक छोटा सा निबंध होता है 1 पेज का, 2 नंबर का प्रश्न है तो उससे भी थोड़ा कम भी लिख सकते हैं आप। फिर है कविता की सर्वश्रेष्ठ तुलना किससे की गई है, ये दोनों कविता के प्रश्न आ गए यहाँ, उषा और ये दोनों। तो इन दोनों प्रश्नों
पद्य खंड से आगे हैं, फिर गद्य खंड से जीजी का त्याग और फिर तकनीकी परिवर्तन का जाति प्रथा वाला। तो अंतिम पार्ट में से ये प्रश्न आया। इस प्रकार से आपको ये 10 प्रश्न तक हल करने हैं। फिर आता है आपका 3 नंबर का प्रश्न 11वां और 12वां। यहाँ भी वही स्थिति है। ये गद्य में से एक पद्य में से तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और हाय वे अवधूत आज कहाँ है पंक्ति में अवधूत किसे कहा गया है, तो ये वहाँ से लिया गया है। अब फिर जो 13वां प्रश्न है आपका वो कवि परिचय अथवा लेखक परिचय लिखवाएगा। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, अथवा में आता है ये प्रश्न। तो अथवा में एक कवि और लेखक का नाम दिया हुआ होगा, उनमें से आपको एक लिखना होगा। जो आपको अच्छी तरह आ रहा है उसको लिखें और वो 7 बिंदु जरूर लिखें। जन्म स्थान, उसकी शिक्षा, उसके पश्चात उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, उनके पुरस्कार, उनकी सेवाएं, मृत्यु संबंधित यदि हुई हो मृत्यु तो अवश्य लिखें। उसके पश्चात जो 14वां प्रश्न होगा वो 14वां प्रश्न अथवा में दिया होगा। 6 नंबर का प्रश्न है और अथवा में आएगा और ये विधान पाठ्य पुस्तक में से आएगा। तो इस 4 पाठों में से 2 पाठों के प्रश्न आएंगे। तो इसके लिए आप एक ध्यान रख लें, थोड़ा सा देख लेंगे जैसे पिछले साल जो प्रश्न आ गया है जिस पाठ में से, तो उसके अलावा जो पाठ बच गए उनको अच्छी तरह भी याद करें। ऐसा भी हो सकता है उस पाठ में से भी आ सकता है पिछले साल वाला में से, लेकिन जो नए पाठ है उनको अच्छी तरह आप तैयार करें। ये अथवा का प्रश्न है, इसे क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है इसलिए कम से कम इस प्रश्न के अंदर हमें 1.5 पृष्ठ जो कॉपी का लिखना होता है। और यदि इस प्रश्न में बिंदु बनाकर हम लिखेंगे तो हमारा 1.5 पृष्ठ आराम से भर जाएगा। क्योंकि बिंदु जैसे 5 बिंदु हो गए और एक एक बिंदु में हमने 6 लाइनें लिखी तो 5 6 30 लाइनें हमारे पास पर्याप्त हो गई। और फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 15वां और 16वां, ये दोनों प्रश्न 6 प्रश्न व्याख्या के हैं। एक व्याख्या गद्य की है और दूसरी पद्य की है। तो यहाँ भी वही बात है कि पिछली बार जो गद्यांश की व्याख्या आई हुई थी तो उस पाठ में से संभावना कम होती है आने की और मॉडल पेपर में से भी कम होती है। तो इसके बाद जो बच गए आपके 6 पाठ बच गए शुरुआत में, तो 6 पाठ को बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से उनकी व्याख्या को समझ लें। और व्याख्या में भी वो 5 बिंदु है, जो पहला कठिन शब्दार्थ, दूसरा संदर्भ, तीसरा प्रसंग, चौथा व्याख्या और 5वां विशेष। और इनको पाँचों को हमने पहले भी विस्तार से पढ़ रखा है, तो उसके अनुसार आप इस प्रश्न को उत्तर व्याख्या वाले को हल करें। पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का परिचय और लेखक का परिचय आप अच्छी तरह याद करके रखें ताकि उन पर वो कई जगह आपके काम में आएंगे। फिर आता है इसके बाद आता है 17वां प्रश्न। कुल 18 प्रश्न है आपके। और फिर इसके पश्चात 17वां प्रश्न आता है। जो 17वां प्रश्न आपके है कि राजस्व विभाग शासन सचिव की ओर से प्रशासन गाँव की ओर एक अधिसूचना लिखी है। तो यहाँ पर आपके कार्यालय पत्र और अधिसूचना, निविदा, इनमें अथवा में आएगा। तो जो आपको अथवा में अच्छी तरह आ रहा है उसे लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न होगा। और 5वां होगा आपका निबंध का प्रश्न। निबंध में भी हर बार ऐसा देखा गया है, बोर्ड में प्रश्न रहा है कि एक समस्या आती है, चाहे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो, जनसंख्या वृद्धि की हो, चाहे कोरोना महामारी जैसी समस्या हो। तो समस्या वाले निबंध को आप जब लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले नाम लिखिए निबंध का बड़े अक्षरों में, उसके नीचे फिर 2 लाइनें खींच दीजिए और फिर 5 या 6 बिंदु जितने भी आप लिख सकते हैं वो लिखें। तो पहला बिंदु आपका प्रस्तावना हो जाएगा और दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, 5वां उस निबंध के अनुसार होगा और अंतिम जो बिंदु होगा वो होगा उपसंहार। तो इस प्रकार से एक अच्छा निबंध आपके तैयार हो जाएगा। जब 5-6 बिंदु जब आप लिखेंगे और निबंध का लाभ लिखेंगे तो आपको बॉडी कॉपी का आधा पृष्ठ भर जाएगा। और उसके पश्चात आप उसका वर्णन करना शुरू करें। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जितने भी विद्यार्थियों को 80 में से 80 नंबर आए, उनकी जो लेखनी है, राइटिंग की जो बात करते हैं, ऐसी थी कि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। शब्दों के बीच में थोड़ी सी जगह आप छोड़ दें, एक शब्द लिखा उसके बाद थोड़ी जगह, इतनी पर्याप्त जगह हो कि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। इस प्रकार से आपको ये पूरा प्रश्न पत्र हिंदी का हल करना है। कुल 18 ही प्रश्न होंगे उसके अंदर और 18 प्रश्नों में से हमने पहले ही विशेष रूप से देख लिया कि जो शुरुआत के 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को एक साथ ही करना है, एक ही स्थान पर करना है, अलग अलग नहीं करना है। उसके बाद 4 से अगले प्रश्न हमें हल करने हैं और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से, अच्छी राइटिंग में, जब शुरुआत आपकी अच्छी होगी तो आपका पूरा पेपर अच्छा होगा। इसमें राइटिंग का ध्यान रखें, समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी का जो पेपर होता है काफ़ी विस्तार से उसमें लिखना होता है। समय को प्रबंधन करके चले कि किस प्रश्न में मुझे कितना समय देना है और अपने लिखावट में जो लिख रहे हैं आप उसे कंटिन्यू रखें, लगातार रखें, बीच में विराम नहीं दें। और यदि आप सही चेंज करते हैं तो वहाँ सील जरूर लगा लें। कोशिश यही करें कि एक ही पेन से आप उसमें लिखें और अच्छी सुस्पष्ट लेखनी में आप उसे लिखें, तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर आएंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह हल कर पाएंगे और अच्छे अंक परीक्षा में उत्तीर्ण
अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अच्छे प्रतिशत के साथ में आप इस कक्षा 12 से उत्तीर्ण होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।